जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार फ्रांस की एंट्री हुई और किस प्रकार अंग्रेजों ने फ्रांस को यहां से भगा दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि फ्रांस किस प्रकार आया। फ्रांस के सम्राट उस समय, जिसमें फ्रांस जो है वो भारत आया था, तो उसमें फ्रांस के जो सम्राट थे वो लुई 16वां थे और उनके प्रसिद्ध मंत्री का नाम था कोलबर्ट। ये बहुत ही विद्वान मंत्री हुआ करते थे उस समय, ठीक है। इनकी प्रयास से ही 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई। तो ये डेट याद रखिएगा, 1664 ईस्वी। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, 1667 ईस्वी में क्या हुआ कि ये पहले स्थापना हुई 1664 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आया, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आता है और 1668 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1668 में, ये डेट बस आपको याद रखना है, 1668। और कहाँ स्थापित हुआ? सूरत में स्थापित हुई। अब आगे आते हैं। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस कंपनी के निर्देशक फ्रैंको मार्टिन ने बलिकोंडपुरम, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है, के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक ग्राम प्राप्त किया। यानी ये कह रहा है कि 1673 ईस्वी में फ्रांसिस कंपनी के निर्देशक, जिनका नाम था फ्रैंको मार्टिन, इन्होंने क्या किया कि उस समय जो सूबेदार थे बलिकोंडापुरम के जो सूबेदार थे, जिनका नाम था शेर खान लोदी, इन्होंने पुदुचेरी जो नाम था उनको, या पुदुचेरी जो ग्राम था उसको उन्होंने प्राप्त किया और वहां पर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की और जिसका नाम क्या रखा? पांडिचेरी रखा। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि पांडिचेरी नाम किसने रखा, तो हम कहेंगे कि फ्रांसीसियों ने इसका नाम पांडिचेरी रखा। और ये किस सूबेदार से लिया था? तो शेर खान लोदी से लिया था। हम बात करते हैं कि पांडिचेरी जो है वह फ्रांसीसियों के अधीन 1956 ईस्वी तक फ्रांसीसी सरकार के अधीन रहा। तो ये होगी फ्रांस की मोटामोटी भारत आगमन किससे हुआ, ठीक है। अब आगे और चलते हैं। कुछ युद्ध हुए हैं, उस युद्ध को समझ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा सारा कुछ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1748 ईस्वी में होता है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होता है, क्योंकि ये फ्रांस की और ब्रिटेन की लड़ाई थी, इसलिए इसी के बीच होता है। अब बात करते हैं फ्रांस, ये जो कर्नाटक का पहला युद्ध था, ये इसका रीजन क्या था, कारण क्या था? अब देखिए, कोई भी अगर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध होगा तो हमेशा एक ही बात हमें ध्यान क्या रखनी है कि यह युद्ध होगा सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे का अधिकार स्थापित करने के लिए, कि व्यापार पर सिर्फ एक आदमी का अधिकार हो। अब बात करते हैं कर्नाटक प्रथम युद्ध। कर्नाटक प्रथम युद्ध में हम बात करें तो ये लड़ाई तो हुई थी चूंकि फ्रांस और ब्रिटेन में, लेकिन इसमें एक व्यक्ति ने सहायता दिया था जो कर्नाटक का उस समय नवाब था। कर्नाटक का नवाब था और उस नवाब का नाम था अनवरुद्दीन। उस नवाब का क्या नाम था? अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब था जिसका नाम था अनवरुद्दीन। इन्होंने क्या किया? ब्रिटेन की सहायता की थी इस युद्ध में। कर्नाटक के पहले युद्ध में ब्रिटेन की सहायता किसने की थी? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने। और ये युद्ध कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। और 1748 ईस्वी में सेंटेथोम की युद्ध हुई थी और ये युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच हुआ था। ये याद रखिएगा, सेंटेथोम का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में किसी से बीच हुआ था? फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब था। और उस समय नवाब कौन था कर्नाटक का? कर्नाटक का नवाब था, हमने अभी बताया कि अनवरुद्दीन था, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि ये सहायता कर दिए थे, कर्नाटक जो है वो सहायता की थी किसकी? ब्रिटेन की। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि कर्नाटक के नवाब बुरी तरह से हार जाते। एक विशाल सेना इसके पास रहती है, लेकिन फिर भी ये हार जाते इस युद्ध में, है ना। अब ये डायरेक्ट फिर ये युद्ध किससे करने लग जाते हैं? तो ब्रिटेन के साथ करने लग जाते हैं। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर जो था वह डुप्ले था। ये याद रखिएगा, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो कौन था? डुप्ले था फ्रांसीसी का गवर्नर। अब इस युद्ध का जो अंत है वो 1748 ईस्वी में होती है, एक संधि के तहत होती है। उस संधि का नाम है ए ला सापेल। ए ला सापेल इस संधि का नाम है, याद रखिएगा। और ये यूरोप में हुआ था। ए
एला सापेल ये संधि हुई थी, ठीक है। और इस युद्ध संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के द्वितीय युद्ध, ये 1749 से 1754 ईस्वी तक चला, ठीक है। अब ये भी हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ही हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ कि देखिए कर्नाटक में दो राजघराना रहते थे, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में कितने राजघराना रहते थे, दो। एक तो कर्नाटक का खुद राजघराना था, ठीक है, एक कर्नाटक का खुद राजघराना था, एक दूसरा था हैदराबाद का राजघराना था, हैदराबाद का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो डुप्ले जो था वह कर्नाटक को सपोर्ट करता था, और जबकि अंग्रेजी सरकार जो थी वह हैदराबाद को सपोर्ट करता था, ठीक है। इसी का फायदा इस दोनों ने अपने कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में भी उठाया, ठीक है। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1749 से 1754 ईस्वी के बीच होता है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। और इस समय भी फ्रांस के गवर्नर कौन रहते हैं, डुप्ले रहते हैं। अब आते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ये सबसे निर्णायक युद्ध था, और इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला था, इसलिए हम इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। ये तृतीय युद्ध हुआ था, इसके बीच हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी पूरी तरह से क्या हुआ, हार गया, क्योंकि फ्रांसीसी के हाथ से हैदराबाद भी धीरे धीरे चला, क्योंकि हैदराबाद पहले अधिकार फ्रांसीसी का ही था, धीरे धीरे इसके हाथ से भी ये चला गया, ठीक है। और 1763 ईस्वी में याद रखिएगा, पेरिस की संधि के तहत कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हो गया। यानी 1763 में कौन सा संधि होती है, पेरिस की संधि होती है, और इस संधि के बाद क्या होता है कि युद्ध समाप्त हो जाती है। और इस संधि के आधार पर ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों के जो क्षेत्र था उसको लौटा दिए, और लेकिन यानी कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज जो था वो फ्रांसीसियों का उसका जो था उसको लौटा दिया क्षेत्र, लेकिन कहा कि हम आपको किलेबंदी करने नहीं देंगे, यानी किलेबंदी पर इन्होंने रोक लगा दी कर्नाटक तृतीय युद्ध के बाद। सबसे निर्णायक युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध, और इस युद्ध के बाद पूरी तरह से फ्रांस को यहाँ से भगा दिया जाता है। 1760 से वांडीवास का युद्ध होता है, और इस युद्ध के बाद फ्रांस को पूरी तरह से भारत से निकाल दिया जाता है ना दोस्तों। तो देखिए हमने कितनी इंपोर्टेंट चीज आपको इसमें कही है, ये सारी चीज याद रखिएगा। कर्नाटक का पहला युद्ध और तृतीय युद्ध खासकर याद रखिएगा, बहुत अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम जान लेते हैं, और क्या है इसके बीच महत्वपूर्ण बातें, उन सबको हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो वांडीवास का युद्ध हमने बता दिया। वांडीवास के युद्ध के समय याद रखिएगा, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उस समय है ना, उस समय अगर हम बात करें तो अंग्रेज का नेतृत्व किया था आयरकूट ने। किसने किया था, आयरकूट ने। और जबकि फ्रांस का नेतृत्व जो है वह किसने किया था, काउंट लाली ने किया था। ये या नाम याद रखिए, पूछता है, काउंट लाली ने किया था वांडीवास के युद्ध में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और फ्रांसीसी जो है अपना मुख्यालय बनाया था, अभी हमने बताया कि शेर खान लोधी से इन्होंने पांडिचेरी लिया था, ठीक है, इसी पांडिचेरी को अपना ये मुख्यालय बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको भी बताया वांडीवास का युद्ध ये सबसे इंपोर्टेंट था, और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ कि फ्रांस पूरी तरह से भारत से इसकी सत्ता समाप्त हो गई, और ये अपने देश वापस लौट गया। तो अब इसके बाद जो कहानी चलेगी वो अंग्रेज की चलेगी, कि किस प्रकार अंग्रेज जो है भारत में फ्रांसीसियों को हराने के बाद किस प्रकार भारतीय राजाओं को अपने वश में करते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इसके बाद के वीडियो में। दोस्तों कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।